Hello students, today we will be discussing the last chapter of first unit and which is regarding the capacitance. और कैपेसिटेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर्स वो डिस्कस करने। कुछ 5-6 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है बिल्कुल, और हमारे हर जगह कॉन्सेप्ट्स में काम आते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। ये हमने प्रूव भी करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, दैट इज ये कहें कि ई इनसाइड जो होगा वो जीरो होगा फॉर ए कंडक्टर। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, आउटसाइड होगा तो नियर द सरफेस वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो भी सरफेस के नॉर्मल होगी। ये चीजें भी हम प्रूव कर रहे हैं। तो हम यहाँ ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई कंडक्टर है। सपोज हमने ये कंडक्टर ले लिया और इसको नाम देते हैं सपोज ए बी सी और डी, और इसको हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी से ई नॉट, ई आउटसाइड की समझ लीजिए, ई होगा मतलब। और ये हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है और ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, जो इस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई किया हमने। ई नॉट इज द अप्लाइड फील्ड, ई नॉट इज द अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, राइट। अब हमें ये पता है कि किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन गैस निकाला उसके यूनिट के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स को किसी फील्ड में रखेंगे या चार्जेस को फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है। आपको पता है कि फोर्स कितना होता है चार्ज के ऊपर, Q इंटू ई, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ठीक है। अगर ये चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कैसा होगा, नेगेटिव, मींस उसके ऊपर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पे काम करेगा एक फोर्स, और वो फोर्स क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, सपोज यहाँ इस फ्री इलेक्ट्रॉन से, ठीक, पूरे सरफेस पे ही, और वो इस फेस से, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस फेस की तरफ आएंगे। मींस इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो जहां से इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ पहुंच गई इस एंड पे, मींस बीसी एंड से, और कहां पे पहुंच गए, एडी एंड के ऊपर पहुंच गए। तो इसका मतलब ये है कि जो एडी है वो कैसी पोलैरिटी पार कर लेगा, इस पे नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस एंड पे तो नेगेटिव पोलैरिटी, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो हम इसको इस तरह से शो कर देते हैं कि सपोज इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए फेस बीसी से और एडी की तरफ, इस एंड पे तो नेगेटिव चार्जेस आ गए, और इन चार्जेस को हम नाम देंगे इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या कहेंगे भाई, इंड्यूस्ड चार्जेस। और इस एंड के ऊपर हो गए इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। और इन चार्जेस को हमने नाम दिया है व्हाट, वी आर कॉलिंग देम एज इंड्यूस्ड चार्जेस। इनको हम क्या कह रहे हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं। ये जो है ये क्या है, these are induced charges। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इस फेस बीसी से एडी की तरफ आएंगे तो एडी पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ओवरऑल नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ पे भी इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण से फील्ड डेवलप हो गया, जिसको हमने ईपी कह दिया। पी स्टैंड्स फॉर द पोलराइजेशन, जो हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। तो आपने कहा कि एक जो इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण से एक फील्ड डेवलप हो गया, और वो किसके अपोजिशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन के अंदर है। अब आपको पता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज्यादा चार्जेस क्या करेंगे, मूव करेंगे किधर की तरफ, इस फेस की तरफ, और उतना ज्यादा क्या डेवलप होता जाएगा, ईपी डेवलप होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें कि नेट फील्ड कितना हो गया, अप्लाइड फील्ड तो है कितना
ई नॉट और उसके अपोजिशन में डेवलप हो गया कितना ईपी। सो जो ई होगा वो कितना होगा, दैट ई विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। अब एक्चुअली है क्या कि ये फील्ड तो कहता है कि जी इलेक्ट्रॉन्स मूव करें स्पेस बीसी से और किधर तरफ एडी की तरफ, और ये जो फील्ड जो ईपी है ये क्या कर रहा है, इस फील्ड के अप्लाइड फील्ड के पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, लेकिन ये इसको उल्टा नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो उसका क्या कर रहा है पोजीशन, इस इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांसफर हो रहा है फेस बीसी से एडी को क्या कर रहा है अपोज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि ईपी अपोजेस द ट्रांसफर of electrons from transfer of electrons from face BC to AD, उसको अपोज कर रहा है। और एक सिचुएशन ऐसी होगी कि जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए, क्योंकि मतलब दोनों फील्ड अप्लाइड फील्ड और जो इंड्यूस्ड फील्ड है क्योंकि दोनों अपोजिशन में, इसका काम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने का और इसका काम उसको अपोज करने का। जब दोनों की स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगी तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा स्टॉप, तो कैसी सिचुएशन आएगी जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा, और वो कब होगा जब ई नॉट और ई क्या हो जाएंगे बराबर। सो व्हेन एक तरह से आप यूं कह दीजिए कि इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड, इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड और फ्लो ऑफ electrons stops, flow of electron stop, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो जाएगा और कब होगा ये, that is E naught becomes equal to EP in magnitude, E naught और EP क्या आ जाएंगे बराबर मैग्नीट्यूड में आ जाएंगे, और जब E naught और EP बराबर मैग्नीट्यूड में आ जाएंगे so net field inside the conductor कितना होगा, E is equal to E naught minus EP, ये दोनों वैल्यूज को बराबर बता दी, तो EP की जगह भी E naught लिखें तो E naught minus E naught कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, ठीक है। सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है 0 होता है, ये बात हमने सीखी। नेक्स्ट पॉइंट, सो सेकंड प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर की है वो ये है कि पहले में तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होगा, इनसाइड फील्ड नहीं होगा, तो नियर द सरफेस होगा, आउटसाइड जो गॉस थ्योरम से निकालेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस की क्या रहेगी नॉर्मल रहेगी, परपेंडिकुलर, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अलॉन्ग एन कैप एग्जिस्ट करेगा, इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मींस हमें ये प्रूव करना है कि अगर कोई सरफेस है, सपोज ये कोई सरफेस मान लिया हमने, और उस सरफेस का मतलब टेंजेंट, ठीक है, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये मान लेते हैं कि कितना एंगल पे से थीटा एंगल पे, ठीक है, तो ये थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, हमें थीटा कितना प्रूव करना है 90 डिग्री प्रूव करना है। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हम करते क्या है, ये मान लेते हैं कि प्रूफ की बात कर रहे हैं कि किसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E makes an angle theta with the surface of conductor, right। इसके बाद हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेते हैं, रिजोल्व कर लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब रिजोल्व करेंगे तो जो एंगल के लोग कंपोनेंट आएगा वो तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोस कंपोनेंट, ई कोस थीटा, और उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, ई साइन थीटा, ठीक है। तो आपने क्या किया, रिजोल्व कर देते हैं, सो रिजोल्विंग
E in rectangular components as कौन कौन से कंपोनेंट भाई, तो E cos थीटा, E cos थीटा, ये तो किधर की तरफ है, along the surface, along the surface, and second is E sin theta, and which is perpendicular to the surface, ये surface के perpendicular, एक तो along the surface हो गया और एक उसके क्या हो गया perpendicular to the surface। अगर हम किसी तरीके से ये बता दें कि जो E cos थीटा 0 है, मींस ये वाला फील्ड है ही नहीं कंपोनेंट, तो इसका मतलब ये और ये की तरह परपेंडिकुलर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपने कहें कि सपोज हमने इंसुलेटर की बात की थी, इंसुलेटर में अगर इस पॉइंट के ऊपर चार्ज है तो वो यहीं रहता था, ठीक है, लेकिन कंडक्टर की बात करें, क्योंकि वो कंडक्ट नहीं कर पाता था इंसुलेटर में, इंसुलेटर कंडक्शन को स्टॉप करता है, रोकता है, ठीक है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी देता है। तो अगर सपोज यहाँ पे चार्ज है कंडक्टर के ऊपर और इस एंड पे कम है, ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा अलोंग द सरफेस, ठीक है। तो अगर एक बार इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए, इक्विलिब्रियम सेट होने का मतलब ये हुआ कि चार्जेस को फ्लो करना था, जितना करना था वो हो लिया, एक बार वो हो रहा है, तो उसका मतलब उसके बाद उस सरफेस के अलोंग जो मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं या कुछ कंडक्टर पे चार्ज होता है तो अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो आप ये कहोगे अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, under electrostatic equilibrium, once it has been reached, once it has reached, एक बार अगर हो जाएगा, then further no charge flows along surface, सरफेस के अलोंग कोई चार्ज क्या नहीं करेगा भाई, फ्लो नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब ये होगा इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं रहेगा, फोर्स नहीं होगा तो फील्ड नहीं होगा, तो मींस सरफेस के अलोंग जो फील्ड है वो कितना होगा, जीरो, दैट इज नो फोर्स, दैट इज नो फोर्स, हेंस नो फील्ड एग्जिस्ट अलोंग सरफेस, सरफेस के अलोंग कोई क्या नहीं होगा, फील्ड नहीं होगा, ठीक है, दैट इज E cos थीटा कितना होगा, जीरो, क्योंकि सरफेस के अलोंग आप पता है E cos थीटा नहीं कहते, E cos थीटा वो जो क्या होगा, सरफेस के अलोंग कोई फील्ड नहीं होगा, कोई फील्ड नहीं आएगा, तो जीरो होगा, ठीक है। अब या तो E जीरो या cos थीटा जीरो, तो E तो जीरो नहीं, तो E तो इनसाइड जीरो होता है, इनसाइड प्रूफ क्या है, इसका मतलब E तो क्या है, नॉन जीरो, और E नॉन जीरो इसका मतलब क्या है, cos थीटा कितना है, जीरो, और थीटा की किस वैल्यू पे cos जीरो होता है, cos 90 होता है, जीरो आपको पता है, इसका मतलब ये हुआ थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। और हम यही कह रहे थे कि अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि थीटा 90 डिग्री है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस पे क्या जाएगा, परपेंडिकुलर, तो इससे कंक्लूजन आ गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, दैट इज अलोंग नॉर्मल यूनिट वेक्टर एंगल। तो सपोज अगर हम पर्टिकुलर लोकल रीजन की बात करें, सपोज इस रीजन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सरफेस हुआ, सरफेस का अंदर टेंजेंट और टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि ये एन कैप हुआ, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगा, ठीक है। और सपोज इस रीजन की बात कहूं मैं, सपोज नेगेटिव चार्ज है तो इस रीजन के सरफेस का अंदर टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है, जो रेडियल डायरेक्शन के अंदर आ गया आपके पास रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया एन कैप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो होता ही नहीं है, इनसाइड जीरो होता है किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, और अगर बात करें होगा तो वो होगा कहाँ, सरफेस के नजदीक होगा, कितना होगा वो भी हम प्रूव कर देते हैं इसके बाद में, और कितना होगा वो बता देते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हो देखिए,
So next important point is that the electric field near the surface of conductor is sigma by epsilon naught और n cap. n cap means normal direction होता है, हम पहले पॉइंट में प्रूव करके सेकंड पॉइंट में फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, थर्ड में हम ये प्रूव करेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये जो हमारा पॉइंट है ये आपके पास पहले 2010 के बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट भी, और इसको गॉस थ्योरम से हम प्रूव करेंगे। देखिए कैसे। पहले तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास किसी भी आर्बिट्ररी शेप का सपोज कोई कंडक्टर है, जिसको हमने कोई कंडक्टर मान लिया, और इसके ऊपर इसका जो सरफेस का एरिया है वो S है, और इसके ऊपर जो चार्ज स्प्रेड है वो Q है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई S एरिया पे चार्ज स्प्रेड है Q, तो यूनिट एरिया पे कितना होगा Q बाय S, चार्ज यूनिट एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो अब इसका हम एक कोई सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज कितनी वैल्यू का, ds का। तो ds एरिया पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, उतना तो नहीं होगा जितना ये टोटल था, तो कम होगा, से dq कह दिया हमने, और वो कितना हो जाएगा सिग्मा ds, दैट विल बी q by s into ds, एंड q by s इज सिग्मा, जैसे लिखोगे q by s into ds होगा, इस q by s को क्या बोल रहे हैं, सिग्मा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास dq इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा ds। ठीक है, अगर पूरे सरफेस की बात करना चाहो, पूरे सरफेस में गॉसियन सरफेस या गॉसियन सिलेंडर मानोगे, तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड q क्या हो गया, dq का इंटीग्रल होगा, और dq का इंटीग्रल का मतलब कितना, सिग्मा ds का इंटीग्रल, इट मींस दैट q इज इक्वल टू सिग्मा बाहर आ जाएगा, और दैट विल बी इंटीग्रल ds। से दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब डायरेक्टली भी इसको लिखते हो, इतनी लाइन में लिखने की जरूरत नहीं, पहले हम कर चुके थे, तो बता भी चुके थे q इज इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रल ds होता है। ठीक है, अब अगर ये सपोज dq चार्ज है यहाँ, ठीक है, और इस चार्ज को एनक्लोज करना गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ हमने एक सिलेंडर मान लिया कि जिसका फेस का एरिया कितना है, ds है, फेस का S1 टाइप का एरिया बोलते हैं, और ये उतना ही इनसाइड और उतना ही हमने आउटसाइड मान लिया। सपोज टोटल लेंथ 2l मानी, तो l बाहर और l अंदर, अगर ये डिस्टेंस r माना तो ये r और r 2r। ठीक है, और ये आपके पास जो एरिया है ये भी कितना होगा, ds, ds1 भी ds होगा, और ds2 भी कितना होगा, ds ही होगा। ये s1 है जो ds1, ये भी किसके बराबर होगा, ds के बराबर, और ये जो ds2 है ये भी किसके बराबर होगा, s2 टाइप का जो एरिया है ds के बराबर। ठीक है, अब क्योंकि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हम बाहर लिख देते हैं, ds1 is equal to ds2 and both equal to ds। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब ये डायरेक्शन किसकी होगी, नॉर्मल की हो गई, तो यही डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और आप ये भी प्रूव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना है, जीरो होता है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग अगर ये डायरेक्शन है भी, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना है, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, अब यूं कहते हैं कि इस कर्व्ड जो सरफेस एरिया इसकी बात करें, सपोज S3 टाइप के एरिया की, तो S3 टाइप का एरिया ये होगा, सपोज ds3 आपके पास ये आएगा, तो इसके लिए जो नॉर्मल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है भाई, है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा बताओ कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो हम केवल ये दोनों लेंगे, S1 टाइप के एरिया का और S2 टाइप के एरिया का, S3 का कितना होगा, जीरो होगा, लेना चाहो तो ले भी सकते हो। ठीक है, तो अब आप क्या कर दो, गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, according to गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम में क्या कहते थे बताना भाई, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू q टोटल इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। सो क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू q टोटल इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन और द क्लोज सरफेस S। तो इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास तीन टाइप में स्प्लिट हो जाएगा, ओपन में E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2। अगर भाई आपके पास ये कुछ वेटेज मार्क में आ जाए सही से मार्क्स में, तो पूरा कर देना, अदरवाइज आप सीधा शॉर्टकट में लिख लो, तो पहले q इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रल ds लिखना, और ये तीन टाइप के एरिया लेने की बजाय आप ये दो टाइप के एरिया S1 और S2 ले लो, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी क्या होना है, जीरो होना है। ये S2 टाइप के लिए, ये S1 टाइप के लिए, और थर्ड E डॉट
DS ये S3 टाइप के लिए, और दैट इज Q टोटल इज व्हाट Q, ठीक है। और Q हम कितना लिख देंगे, सिग्मा इंटीग्रल DS लिख देंगे बाद, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि जो सरफेस S2 वो का इनसाइड, तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका मतलब ये कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि E इनसाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये वैनिश कर गया भाई, ठीक है। दूसरा ये वाला कंट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा, क्योंकि थीटा 3 आपका कितना है 90 डिग्री cos 90 कितना होता है 0, तो आपके पास केवल किसका बचा, इसका बचा। और इसके लिए जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और DS1 के बीच की, क्योंकि DS1 टाइप का एरिया हो गया ना, ये DS1 हो गया, ठीक है, DS1 S1 टाइप का एरिया, तो इसका जो नॉर्मल है वो भी इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ, E और M कैप दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो थीटा 1 आपके पास कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख दोगे, ओपन इंटीग्रल S1 और कितना EdS1 और cos कितना भाई थीटा 1, और cos थीटा 1 कितना है 0, Q बाय एप्सिलॉन, थीटा 1 कितना है 0 डिग्री है, क्योंकि E और जो M कैप है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर, E और M कैप के बीच में थीटा कितना है 0 डिग्री, ज़्यादा इतनी समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि EdS1 कितना है DS, और DS2 भी कितना था आपका DS ही था, तो इसका मतलब EdS और इज इक्वल टू Q टोटल और बाय एप्सिलॉन, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोएफिशिएंट सरफेस के पॉइंट पे सेम रहती है, सेम फॉर्म कांस्टेंट, तो बाहर लिख देते हैं इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट को लिख दिया बाहर, और इंटीग्रल ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सर इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड बोल दो, इतना ज्यादा किया तो सीधा नंबरिंग स्टेप जंप नहीं किया। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रल ds है फर्स्ट, तो इसमें पुट कर दें फ्रॉम फर्स्ट यूजिंग Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रल ds फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट से जब हम यूज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास E इंटीग्रल ds इज इक्वल टू व्हाट Q, क्योंकि इसमें कितना लिख दिया सिग्मा इंटीग्रल ds, सिग्मा इंटीग्रल ds और बाय एप्सिलॉन, ठीक है। अब ds इंटीग्रल से ds इंटीग्रल क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि नॉन जीरो टर्म क्या हो सकती है कैंसिल हो सकती है, क्योंकि ds 0 थोड़ी था, ठीक है। तो इंटीग्रल ds क्या नहीं होगा 0 नहीं होगा, गारंटीड बात, नॉन जीरो टर्म कैंसिल कर दी, तो इसका मतलब E कितना बचा हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसने कहा कि कितनी वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन होगी, लेकिन इससे प्रीवियस पॉइंट में हम ये प्रूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सरफेस की किधर होगा नॉर्मल होगा लॉन्ग M कैप होगा, ठीक है। बट एज वी नो E is along M कैप के अलॉन्ग होता है, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेक्टर फॉर्म के अंदर कितना हो जाएगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन और M कैप, ठीक है। जबकि M कैप क्या है, वेयर M कैप is the unit normal vector perpendicular to the surface। कहने का मतलब ये हुआ कि सरफेस के क्या होगा नॉर्मल होगा, अगर यहाँ है सरफेस तो इसकी कर्वेचर अलग है, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो, और यहाँ की बात करें तो इस सरफेस के ये क्या आएगी, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा सिग्मा पे डिपेंड करेगा। अगर सिग्मा आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, तो M कैप क्या हो जाएगा आउटवर्ड, M कैप क्या हो जाएगा आउटवर्ड, ठीक है। और सिग्मा कैसा है नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, सॉरी तो आपका जो M कैप है वो किधर हो जाएगा इनवर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपके CBSE 2010 के अंदर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक। कुछ ने थिन शीट के लेकर के रिजल्ट कर दिया था, लेकिन बोर्ड ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी थी मार्किंग स्कीम में कि हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर ले मार्किंग में, तो वो काउंट कर लिया गया। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें
तो वो कंडक्टर के इनसाइड भी और सरफेस पे भी क्या रहता है, कांस्टेंट। मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब ये थ्रू आउट मींस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो दोनों पॉइंट्स अलग अलग प्रूव कर लेते हैं इसमें कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि भाई आउटसाइड भी पोटेंशियल कांस्टेंट है मींस नियर द सरफेस और इनसाइड भी कांस्टेंट है, तो पहले इनसाइड की बात कर लेते हैं, इनसाइड द कंडक्टर। आपको ये पता है कि एज ई इनसाइड कितना होता है भाई, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। फर्स्ट पॉइंट में जो हमने प्रूव किया था उसको हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, बट आपको ये पता है कि रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, क्या होता है, E is equal to minus dV means change in potential by dr means distance means electric field is negative of the gradient of potential। आपने कहा E is equal to minus dV भी लिखा था, लेकिन ये तो इनसाइड कितना है, 0 है, तो इसका मतलब 0 is equal to minus dV by dr। ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल का चेंज कितना है, 0। पोटेंशियल का चेंज 0 का मतलब 5 है, तो 5 चेंज कितना हो गया, 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट सपोज 5 10 जो भी है, तो डेरिवेटिव किसका 0 होता है, किसी कांस्टेंट का। इसका मतलब b क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड क्या है, कांस्टेंट। लेकिन अगर हम ये आउटसाइड भी प्रूव कर दें कि कांस्टेंट है, तो हम थ्रू आउट की बात कर देंगे इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सो अगर हम ये कहें कि आउटसाइड के लिए अगर पोटेंशियल को कांस्टेंट प्रूव कर दें और इनसाइड के लिए भी, तो थ्रू आउट इन जनरल हम कह देंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो अगर सर अब हम बात करते हैं, ये तो इनसाइड की बात करी थी, अब कर देते हैं सरफेस ऑफ द कंडक्टर। फॉर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, फॉर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। पिछले पॉइंट में आपने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है सपोज, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो ई कोस थीटा कितना आया था भाई, 0। ठीक है, क्योंकि सरफेस पे कैसा था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही उसका एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि एज, यहां लिख देता हूं, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं है फील्ड का, तो फील्ड में सरफेस के अलोंग कोई फोर्स भी नहीं है, फोर्स भी नहीं है, फील्ड नहीं तो फोर्स भी नहीं। एज देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फील्ड, एज देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फील्ड टेंजेंशियल टू द सरफेस। टेंजेंशियल टू द सरफेस का मतलब हमारा सरफेस मींस ई जो सरफेस के लोग कितना है, 0। तो इसका मतलब हेंस नो फोर्स, फील्ड नहीं तो फोर्स नहीं, हेंस नो फोर्स along the surface और फोर्स 0, वर्क डन भी 0। देन वर्क डन along the surface will be 0। वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। मींस दैट इज अगर सपोज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले हम किसी पॉइंट ए और बी के बीच में along the surface, सपोज एक पॉइंट ये ए और एक पॉइंट सपोज ये बी है। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्क डन होगा डब्ल्यू कितना आएगा, 0 होगा। ठीक है, तो आपने कहा था वर्क डन की तो डेफिनेशन होती है कितना, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि इससे भी मूव करे तो पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट इक्वल टू कितना होगा, 0। ठीक है, अब क्योंकि Q तो 0 है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब कौन होगा, VB माइनस B, ये क्या होगा, 0, क्योंकि Q तो 0 है नहीं, चाहे वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी आप मूव कर लीजिए। तो इसका मतलब VP क्या हो जाएगा,
VA के बराबर। और A और B तो आपने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट कंसीडर करे थे सरफेस पे, इसका मतलब सरफेस के किन्हीं आर्बिट्ररी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम। दैट इज पोटेंशियल इज सेम फॉर एनी arbitrary points on the surface। सरफेस के किन्हीं भी पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, सेम, कोई भी ले ले। तो दैट इज आप ये कह सकते हो V इज सेम। सेम का मतलब क्या भाई, कांस्टेंट। V इज सेम और कांस्टेंट किसके लिए, फॉर द V इज सेम और कांस्टेंट फॉर किसके लिए, एक तो इनसाइड के लिए भी था और एक सरफेस के लिए, फॉर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर इन दोनों पॉइंट को अगर हम कंसीडर कर लें, ठीक है, सपोज इसको फर्स्ट कह दें और इसको क्या कहते हैं, सेकंड। तो फर्स्ट और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ले तो इनसाइड भी जीरो और सरफेस पे भी जीरो, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो फ्रॉम first and second we conclude that electric potential is constant throughout। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, वो देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमें ये प्रूव करना है कि जो कंडक्टर है उसके इनसाइड नेट चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। तो इसको प्रूव करने के लिए हम वो पॉइंट लेते हैं जिसमें हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो। सपोज अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, हमें पता है कि उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, और पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, ये पढ़ चुके थे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ होता है, नियर द सरफेस, और सरफेस पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है अलोंग एम के, ये चीज हम प्रूव कर चुके थे। ठीक है, तो हमने ये कहा है कि नेट चार्ज इंटीरियर में कितना होगा, जीरो होगा। तो आपने कहा कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, जीरो। ठीक, तो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और सपोज उस कंडक्टर के इंटीरियर में हमने कोई गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर दिया, सपोज ये कोई गॉसियन सिलेंडर और कोई सरफेस एलिमेंट ले लिया उसके अंदर, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये ds हुआ, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, cos 0 होता है 1। हम ये देखना चाहते हैं कि इसके इनसाइड कुछ है या नहीं। सपोज ये q इनसाइड मान लिया हमने, ठीक है, बट ये चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है, 0। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds, E डॉट ds is equal to q total enclosed by epsilon q total enclosed। और इसको अगर एक्सपेंड करोगे लेफ्ट हैंड साइड को तो E ds, क्योंकि दोनों बीच में एंगल थीटा कितना है, 0, cos 0 1 हो जाएगा। तो आपके पास ये टर्म आ गई, दैट इज E ds और cos थीटा लिख देता हूँ, cos 0 और q enclosed, ठीक है, q इनसाइड बोल दिया, मैंने qi और by epsilon, ठीक है, cos 0 हो गया 1। तो ये टर्म आ गई E ds और q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। E आपका आ गया भाई बाहर और इंटीग्रल ds इज इक्वल टू q i बाय एप्सिलॉन। सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको कह दिया आपने सेकंड। अभी आपने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0, तो इसका मतलब ये टर्म क्या होगी, 0 होगी। सो दिस इंप्लाइज दैट अगर इसको ei लिख दूं तो एज ei 0 है, सो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है भाई कि ei 0 है, मींस ये 0 है, ठीक है। तो 0 इनटू समथिंग, ये नॉन जीरो था, ठीक है। सो 0 ये था आपके पास ei और इंटीग्रल ds और इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये टर्म कितनी है, 0 है, तो इसका मतलब सारा क्या होगा, 0 इनटू नॉन जीरो इज 0।
So Q inside by epsilon not equal to 0 इसको क्रॉस करोगे तो इट मींस दैट Qi is equal to 0. ठीक है, Q क्या है? इंटीरियर में चार्ज, दैट इज नो नेट चार्ज is there in the interior of the conductor. In the interior of the कंडक्टर, तो कंडक्टर के इंटीरियर में कोई नेट चार्ज नहीं होगा। ठीक, अब मान लो सपोज आपने एक्सेस चार्ज दिया, ठीक है, और सपोज आपने इनसाइड दे दे किसी भी तरीके से, तो वो चार्ज देंगे तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन उसके कारण से वो रीअरेंज होकर के कहां पहुंच जाएंगे? सरफेस पे पहुंच जाएंगे। मींस जो भी चार्ज देंगे तो वो चार्ज कहां रिजाइड करेगा? सरफेस पे रिजाइड करेगा। ठीक है, एंड एक्सेस चार्ज given anyhow due to Coulombic repulsion, Coulombic forces rearrange to the surface। ठीक है, तो इससे बात भी प्रूव होगी कि जो भी चार्ज देंगे वो कहाँ जाएगा? सरफेस पे जाएगा। दैट इज एक्सेस चार्ज गिवन टू द सरफेस गोज ऑन टू द आउटर सरफेस। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो इनसाइड तो चार्ज 0 होगा, तो एक्सेस चार्ज कहाँ रिजाइड करेगा? सरफेस पे। दैट इज एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर resides on its outer surface, on its outer surface, इसके आउटर सरफेस पे लाई करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, थोड़ा सिंपल सा है, क्योंकि आपने कहा कि चार्ज देंगे इनसाइड तो 0 होगा, कहाँ होगा? सरफेस पे होगा, और सरफेस पे होगा तो सरफेस की डेमोग्राफी जो है, सरफेस की जो टोपोग्राफी है वो अलग अलग हो सकती है। रेगुलर शेप का कंडक्टर है तो पॉइंटेड होगा, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड होगा, ठीक है, वहां पे जो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होती है। दैट इज लोकल चार्ज डेंसिटी, द लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, द लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, या इसको इस तरह से कह सकते हैं, द सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू द लोकल रीजंस आर डिफरेंट। द लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर डिफरेंट, densities are different in different regions, in different regions of conductor of irregular shape, conductor of irregular shape। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि हमारे पास कंडक्टर की सपोज शेप हम इस तरह से बता देते हैं कि यहाँ पे कंडक्टर इस तरह का था, यहाँ ये इस तरह का था, ठीक है, ये इस तरह का था, इस तरह का कंडक्टर, और इसको हमने चार्ज दे दिया, तो चार्ज यूनिफॉर्मली इनसाइड तो 0 होगा, कहाँ रिजाइड करेगा? उसके सरफेस के ऊपर रिजाइड करेगा। ठीक है, और एक बार इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तो वो अपने पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और पोटेंशियल कैसा हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर बात करें कि इस पॉइंट पे जो एरिया है और इस पॉइंट पे एरिया, तो यहाँ का जो एरिया A1 का और यहाँ का मैंने कहा एरिया A2 का, और सपोज यहाँ का एरिया मैंने कहा A3। ठीक, तो आप यहाँ देखो क्लियरली कि A1 सबसे कम है, उससे ज्यादा कौन है? A2 है, और उससे ज्यादा कौन है? A3। तो एरियाज आर डिफरेंट क्योंकि उनकी रेडियस क्या है? डिफरेंट है। तो इसका मतलब यह कि एज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होती है? Q by 4 pi r स्क्वायर चार्ज यूनिट एरिया। तो इसका मतलब सिग्मा क्या है? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसका मतलब जहां पे जिसके r क्या होगा? कम होगा, r जिसका क्या होगा? स्मॉल होगा, उसके लिए उस रीजन के अंदर सिग्मा क्या होगा? लार्ज। रेडियस की वैल्यू कम तो सिग्मा क्या हो जाएगा? लार्ज। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब r अगर लार्ज होगा तो सिग्मा क्या हो जाएगा? स्मॉल। तो सरफेस की जो टोपोग्राफी है अलग अलग पॉइंट पे रेगुलर शेप होने के कारण से अलग अलग है, तो इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। दैट इज लोकल चार्ज डेंसिटीज
in different regions, in different parts and different domains are different. ये कैसी होती हैं? Different. Okay. ये कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर। भी छोटा सा पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कैपेसिटेंस नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सील करने का या स्क्रीन करने का मतलब क्या था? कवर कर लेना। कवर करने का मतलब बाकी की बचा लेना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी रीजन स्पेस के को प्रोटेक्ट करना है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द phenomenon of protecting a certain region of space, Electrostatic shielding is the phenomenon of protecting a certain region of space from the influence of external electric field। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी इज जीरो। ऐसे कह दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो। तो अगर हम किसी स्पेस के किसी रीजन जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसको अगर हमने एनक्लोज कर दिया, सपोज ये कैविटी है और यहाँ पे हमारा वो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी कितना होता है? जीरो का। ठीक है, मींस अगर आपके पास होलो कंडक्टर कैविटी है तो या आप कोई कंडक्टर ले लीजिए और उस कंडक्टर की बात कर देते हैं तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट। और सरफेस पे पोटेंशियल कैसा रहता है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर किसी डेलिकेट पार्ट इंस्ट्रूमेंट को अगर हम एनक्लोज कर दें इनसाइड ए होलो कंडक्टर, ये किसी होलो कंडक्टर के इनसाइड अगर हम एनक्लोज कर दें, क्योंकि उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस नहीं होगा तो उसको कोई वोल्टेज शॉक नहीं लगेगा या उसके ऊपर कोई वोल्टेज का इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है, सरफेस पे पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। तो इसमें कोई अर्थ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब इसको करने के लिए क्या करें? सिंपली क्या करें? एनक्लोज द डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट इनसाइड ए होलो कंडक्टर एज E इनसाइड कितना होता है? जीरो होता है एंड V इज कांस्टेंट थ्रू आउट। So that region of the space or that part of the instrument remains protect or safe from the effect of the external fields। external fields के effect से क्या रहता है? protected रहता है। इसमें अर्थिंग करने की कोई जरूरत नहीं। एक दूसरा तरीका भी है कि सपोज हमारे पास ये कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज सोचे चार्ज ले लिया तो ये अपने सराउंडिंग में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और यहाँ पे सपोज मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, और आपको पता है कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर अपना इंपैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर क्या करेगा? एक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण से इसके चार्जेस इस फेस पे, नियर बाई फेस पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और फारदेस्ट फेस पे पॉजिटिव चार्जेस। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ था वो इस रीजन के अंदर भी क्या करेगा? इस रीजन को बोलते थे ए, इस रीजन को बोलते हैं बी। तो इस बी रीजन के बियॉन्ड बी एग्जिस्ट करेगा, मींस यहाँ पे फील्ड क्या होगा? नॉन जीरो होगा, फील्ड एक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई डिवाइस है तो उसके ऊपर ये फील्ड इंचार्ज अपना फील्ड क्या करेगा? क्रिएट करेगा, अपना रिस्पॉन्स देगा। तो इसकी वजह इसको क्या करें ना, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं या अर्थ कर देते हैं। ये जो फील्ड का इफेक्ट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ नेगेटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्जेस। तो अगर हम इसको अर्थ कर देंगे, अर्थ करने का मतलब ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो चार्जेस है जो ये क्या कर जाएंगे? पॉजिटिव चार्जेस इस
के अंदर, ग्राउंड के अंदर फ्लो कर जाएंगे 1 बाय 1। एक इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्सटेंड नहीं करेगा। तो ये रीजन स्पेस का क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीन हो जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीन भी कहते हैं। टीवी वगैरह के हम असेंबली को एक बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं और उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। या कोई हमारे पास कोई इन्वर्टर है या कोई स्पेशल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, तो उनको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस करने से बचाने के लिए जनरेटर वगैरह को भी हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिलिंडर।